बाकी सब छोड़ें, आप आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में पीपल्स पार्टी के जियाले से बात करके देख लें। आपको अंदाजा होगा कि पीपल्स पार्टी का जियाला आसिफ जरदारी साहब को ना सिर्फ एक निहायत कामयाब सियासतदान, एक कामयाब मनसूबासाज, एक मिसाली मामला फहम और शानदार गुफ्तो शुनीद वाला समझता है, बल्कि उस नाबागाए शख्सियत को निहायत ईमानदार और पाक साफ लीडर भी तस्वुर करता है। इस साजिश को वो दिन याद है जब मरहुमा बेनज़ीर भुट्टो की शादी ताज़ा ताज़ा आसिफ जरदारी साहब से हुई थी और जियाले इस रिश्ते के हवाले से हैरान और परेशान होने के साथ साथ खासे शर्मिंदा से दिखाई देते थे। जब जरदारी साहब का जिक्र होता था तो वो बात को घुमा फिरा कर कहीं दूसरी तरफ ले जाने में ही गरीमत समझते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जियाला न सिर्फ इस सदमे से बाहर आ गया बल्कि एक वक्त वो आया कि एक जरदारी सब पर भारी पड़ गया। अब आप पीपल्स पार्टी के किसी जाले से सवाल करें कि महज एक दरमियाने दर्जे के ठेकेदार का साहिबजादा, जिसके बारे में अमली जिंदगी के पहले पेशे की बाबत जो रिवायत मिलती है वो सिनेमा के टिकटों की फरोख्त के सिलसिले में है। एक सिनेमा के बाहर वहाँ लगी हुई फिल्म की टिकटें कराची स्टॉक एक्सचेंज में होने वाला शेयर्स का लेन देन तो था नहीं कि मौसूफ टिकटों की फरोख्त से अरबों रुपए कमा लेते, लेकिन इस कारोबार ने उनकी सलाहियतों को जरूर शिकल किया और चमकाया। आला हजरात का दूसरा जाती कारोबार गाड़ियों का शोरूम था, जो फिर एक ऐसा मैदान है जिसमें आपको हासिल होने वाला तजर्बा दुनिया में बहरहाल कहीं मार नहीं खाने देता। ताहम कोई इन दोनों पेशों से वाबस्ता रहकर बहुत बड़ा तीर मारे तो तारिक रोड पर कारों का एक अजीम शान शोरूम खोल सकता है और बस। हमने इस किस्म के कारोबार करने वालों को कभी किसी जिनिंग फैक्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बनते नहीं देखा कि जाके वो सिंध की 1/3 के लगभग शुगर मिल्स का बाकायदा और दीगर कई मिल्स का बेकायदा लेकिन हकीकी मालिक होने के साथ साथ सिंध में सैकड़ों एकड़ इराजी, लंदन में नाइट्स ब्रिज जैसे इलाके में मिलियंस ऑफ पाउंड्स की मालियत के लग्जरी फ्लैट्स के अलावा होटल और दीगर प्रॉपर्टीज़ का मालिक बन जाए और कराची में अपनी रिहाइशगाह 90 क्लिफ्टन के इर्द गिर्द के दर्जनों बंगलों को समेट और लिपेट कर अपनी तौलीद में ले ले। लेकिन यह हकीकत है कि मौसूफ फिल वक्त पाकिस्तान के पहले चंद अमीर तरीन अफराद में शामिल हैं और उन्होंने मामूली पेशों से शुरू होने वाले इस सफ़र में जो मुहिरुल अकूल और दुनिया की तेज़ रफ्तार मुआशी खुशहाली के मंजिलें तय की हैं, उनकी मिसाल देखने के लिए साजिश के पास ना तो अल्फाज हैं और ना ही कोई मिसाल याद आ रही है। और इसमें कसूर इस साजिश का नहीं, आला हजरत की तेजियाँ ही ऐसी हैं कि किसी की सोच का पंछी उनकी कुव्वत परवाज का साथ ही नहीं दे सकता। आप किसी जाले से उनकी रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाने वाली दौलत, जायदाद, जमीनों और मिलों की बात करके देख लें, आपको ऐसा दंदान शिकन और मस्कत जवाब देगा कि आप अंगुश्त बदनदा हो जाएंगे। कभी पीपल्स पार्टी के वर्कर से अयान अली के बारे में बात करके देखें तो आपको ऐसी हैरानी से देखेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तब पीपल्स पार्टी के जाले वकील लतीफ़ खोसा इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में मौसूफा की पैरवी किया करते थे और आसिफ अली जरदारी से ताल्लुक़ की बुनियाद पर इस केस के लिए अपने दीगर केसेस छोड़कर अदालत हाजिर होते थे। मौसूफ आजकल इमरान खान की अदालती पैरवी और वकालत के तुफैल तहरीक इंसाफ में घुस बैठे हैं और दाद के काबिल तो PTI वाले हैं जिन्होंने इस सिरे को कबूल कर लिया था। हम इस पर अलहदा से फिर कभी सही। फिलहाल तो अपने आसिफ अली जरदारी साहब की सलाहियतों पर रोशनी डाली जा रही है। आप किसी जाले से किसी पापड़ फरोश और किसी फालूदा फरोश के अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन वाले अकाउंट्स की बात करके देख लें, आपको ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। किसी जज्बाती और गैर तालीम याफ्ता जाले की अकीदत और वफादारी को तो एक तरफ रखें, मेरा एक नहायत ही अजीज़ दोस्त जो माली और कारोबारी हवाले से नहायत ही आला तालीम का हामिल है, उससे बहस के दौरान जब भी बदमज़गी और तलखी हुई है वो जनाब आसिफ अली जरदारी के मौजू पर ही हुई है कि मेरा वो दोस्त आसिफ अली जरदारी की हैरान कुन माली तरक्की की ना तो कोई ठोस दलील फ्राहम करता है और ना ही उनकी सारी दौलत की मनी ट्रेल के बारे में कोई सबूत देता है। लेकिन जो ही आप उनकी मुल्की और गैर मुल्की प्रॉपर्टी, सिंध की निस्फ के लगभग शुगर मिल्स और सैकड़ों एकड़ इराजी के मलकियत और 90 क्लिफ्टन के इर्द गिर्द के 17 से मकानात पर हाथ फेरने की बात करें तो उसका मुंह गुस्से से लाल बब्बू का हो जाता है, उससे कफ जारी हो जाती है और आखिर पर मामला बदमज़गी पर ख़त्म हो जाता है। अब कुछ अरसे से मैंने उससे इस मौजू पर गुफ्तगू ना करने का तय कर रखा है और उस पर कारबंद भी हूँ कि मुझे इस दोस्त की दिलदारी बहरहाल आसिफ अली जरदारी से कहीं ज़्यादा अजीज़ है। इस पापड़ फरोश और फालूदा फरोश के अकाउंट से होने वाली अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस के जिक्र पर जहां ये याद आया कि आखिर इन तमाम मशकूक ट्रांजैक्शंस पर होने वाली तहकीक का क्या अंजाम हुआ और उनका क्या बना, वहीं ये भी याद आया कि इस किस्म की बैंक ट्रांजैक्शंस सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी से ही वाबस्ता नहीं बल्कि इसी किस्म की अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस की कहानी मियां नवाज शरीफ से भी वाबस्ता है। तमाम इन ट्रांजैक्शंस में किसी गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर खड़े हुए कुल्फ़ी वाले, फालूदे वाले और पापड़ वाले को इस्तेमाल करने की बजाय मियाँ साहिबान ने ऐसे कामों के लिए अपने कारोबारी इदारे की चपड़ासियों और क्लर्कों को मोहरा बनाया हुआ था। मकसूद चपड़ासी मरहूम और मगफूर दरअसल मियाँ साहिबान का पापड़ वाला ही था। आप मियाँ साहिब के किसी मुतवाले से मकसूद चपड़ासी का तज़किरा करें, आपको ऐसे ऐसे दलाइल सुनने को मिलेंगे कि आपकी आंखें फट जाएंगी। लंदन में मुकीम एक फैमिली के अकाउंट्स के जरिए इसाक डार की सलाहियतों के तो फैल जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई वो एक अलग कहानी है, लेकिन असल कहानी ये है कि इस मुल्क में
छोटे मोटे मालियाती फ्रॉड पर तो लोगों को फंसते और सजाएं होते देखा, लेकिन लंबा फ्रॉड करने वाले किसी शख्स को तादेर किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं देखा। 2-4 मरलों की गैर कानूनी मुंतकली पर कोई पटवारी पकड़ा जाए तो और बात है, लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर इस मुल्क में पटवारी का माली फ्रॉड भी करोड़ों से तजावुज़ कर जाए तो उसे भी बरी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। पटवारी के जिक्र से राजी और फिर उससे रायबंड वाली जाती उम्रा की वसी और रईस राजी और उस पर कायम महल्लात याद आ गए। मेरे कॉलम के कारी शाहजी ये दूसरे वाले शाहजी हैं जो मालियाती फ्रॉड जैसे फील्ड के माहिर हैं और बाज़ औक़ात नए नए नुक्ते निकालते रहते हैं। उन्होंने निशानदही की थी कि जाती उम्रा की बेशतर राजी शुरू में मियाँ साहिबान की वालिदा मोहतरमा के नाम पर थी और वो सिरे से टैक्स दहिंदा ही नहीं थी, यानी कि अरबों रुपए की मलकियत की ये राजी जिस शख्सियत के नाम पर थी वो सिरे से फाइलर ही नहीं थी। अब इस अरबों रुपए की दौलत की मनी ट्रेल मांगने तो फिर नए सिरे से गालियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। जाहिर है जिसकी कमर पर उंगली रखेंगे वही डंग मारेगा।